हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपको दो तरीकों से देखने को मिलेंगे। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा या फिर आएगा आपके पास जनरल एंट्रीज पास करो 6 मार्क्स की। हमेशा इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। इस बार के एसक्यूपी में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा हर बार आता है, इसलिए जरूर आएगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? 4 क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसके अंदर 2 जनरल एंट्रीज वाले और 2 रियलाइजेशन अकाउंट वाले। अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा दिखता है रियलाइजेशन अकाउंट। पहले हम वो जानेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले तो हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखो जी कैसा होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गया जी मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान रखना क्या क्या लिखूंगा मैं, टू सन्ड्री एसेट्स। सारी की सारी एसेट्स का मतलब ये नहीं कि जी बिल्कुल ही सारी, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्ट क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं होती हैं, ध्यान से देखना। एसेट साइड की वो 3 चीजें ढूंढो कौन कौन सी होती है। वो 3 चीजें होती हैं गुडविल, आपके पास होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका होता है P&L का डेबिट बैलेंस। तो एक्सेप्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसके अंदर से P&L का डेबिट बैलेंस, ये दोनों ट्रांसफर नहीं होते। गुडविल ट्रांसफर होती है, ये भी ध्यान रखना कि गुडविल ट्रांसफर होगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और P&L का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर नहीं होंगे। कोई पार्टनर का लोन अकाउंट है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर दिख रहा है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। कैश या बैंक का बैलेंस है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सारी एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगी। इनके अलावा बाकी जितनी भी एसेट्स है सब की सब ट्रांसफर होंगी। ठीक है जी। यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर आती है मेरे पास बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। यहां पे आप सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करोगे, लेकिन फिर से ध्यान रखते हुए कि कौन सी लायबिलिटीज होंगी या नहीं, एग्जैक्टली ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर आपको ध्यान जो रखना है, एक्सेप्ट क्या क्या नहीं होंगी। याद करो वो क्या थी, एक था जनरल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व और एक होता है हमारे पास P&L का क्रेडिट बैलेंस। तो एक्सेप्ट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता और P&L का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता। और तीसरी चीज स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आप ध्यान रखोगे, टिल द एक्सटेंट ऑफ क्लेम, टिल द एक्सटेंट ऑफ क्लेम, जितना क्लेम है उतना ट्रांसफर होगा, दैट्स इट। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओनली इफ, ये कब ट्रांसफर होगा, ओनली इफ इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन। अगर तो इन्वेस्टमेंट्स गिवन है तब ये ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ये ट्रांसफर नहीं होंगे तो बेसिकली क्या होगा, देखो जैसे जनरल रिजर्व है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, यहां ट्रांसफर होकर ये पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में चले जाएंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L का डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चले जाएंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट का अलग खाता बनता है, करंट अकाउंट अलग खाता बनता है, कैश बैंक का अलग खाता बनता है, इसीलिए ट्रांसफर नहीं होते। यहाँ की मैं बात करूं तो जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट हो जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना क्लेम है उतना यहां चला जाएगा, बाकी सारा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर तो इन्वेस्टमेंट गिवन है तो यहां ट्रांसफर हो जाएगा, अदरवाइज वो भी पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में बढ़ जाएगा। और कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस या करंट अकाउंट के बैलेंसेस या फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। पार्टनर्स लोन अलग खाता बनता है, करंट और कैपिटल के भी अलग अलग खाते बनते हैं, तो इसीलिए उनके बैलेंसेस भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया कि रियलाइजेशन की डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में क्या आएगा। उसके बाद क्या होता है, देखो ये एसेट्स ट्रांसफर हुई, एसेट्स को बेचोगे आप, यहां पे एसेट्स रियलाइज होंगी। यहां पे रियलाइज होने के तरीके क्या होंगे, या तो बाय कैश बैंक, कैश या बैंक में बिक गई तो आप लिख दोगे बाय कैश बैंक अकाउंट, या तो कोई पार्टनर लेकर चला गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट, किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट तुमने एसेट दे दी तब कोई एंट्री नहीं होगी। तो मतलब या तो बाय कैश बैंक या बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब कहना चाहता हूं मैं, अगर आपने किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एसेट को दे दिया तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ये बात समझ आई। इस तरीके से लाइबिलिटीज को कैसे पे किया जाता है,
लाइबिलिटीज को अगर तुमने कैश या बैंक में पे किया तो आ जाएगा टू कैश बैंक। कोई पार्टनर ले गया, कोई पार्टनर कहता है मैं बियर कर लूंगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट के अगेंस्ट सेटल हो गई तो यहां पर नो एंट्री, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। समझ आती है बात। जनरल एंट्रीज की बात करें तो एसेट्स ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन की डेबिट में जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से एसेट बेचने की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर पार्टनर लेकर चला गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी की भी अगर कैश में लाइबिलिटी सेटल कर दी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स ने कोई लाइबिलिटी सेटल कर दी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होंगी इनकी जनरल एंट्रीज। फिर आता है कई बार आप क्या कर देते हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए तब भी टू कैश बैंक आ जाता है, या फिर पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर ने बियर करा है वो खर्चा तो उसका नाम आ जाएगा, वरना कैश बैंक आ जाएगा रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहां पर अभी आ सकता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन। अब सोचो ये साइड ज्यादा है, यहां पे पैसा आ रहा है, यहां पैसा जा रहा है, ये ज्यादा है तो ये हमारे लिए क्या होगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो पार्टनर्स कैपिटल में पीएसआर में बांट दोगे। अगर ये साइड ज्यादा है, यहां का बैलेंसिंग फिगर है तो आप लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, और ये होगा आपका रियलाइजेशन लॉस, तो आप यहां पे पार्टनर्स में बांट दोगे पीएसआर के अंदर। ठीक है जी। बस इतना ही काम है कि या तो क्या पहले ट्रांसफर करोगे एसेट लायबिलिटीज को, फिर उनको रियलाइज कर दोगे। कुछ बातें ध्यान रखनी है। इफ amount of realization for asset is not given, कि वो कितने में रियलाइज हुई, तो क्या करोगे, टेंजिबल एसेट्स तो आप मानोगे कि फुल में रियलाइज हो गई, और इनटेंजिबल एसेट्स आप मानोगे कि वो जीरो में रियलाइज हुई। मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रांसफर करा था फिट फर्नीचर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कितने का बिका, तो आप मान लो कि जितने का ट्रांसफर किया उतने का बिक गया। लेकिन गुडविल है तो गुडविल आप मानोगे बिकी ही नहीं, वो जीरो हो गई उसकी वैल्यू, तो हम ये कंसीडर करते हैं। सिमिलरली इफ अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर लाइबिलिटी इज नॉट गिवन, तब आप मान के चलोगे कि जो ऑल लाइबिलिटीज, सारी की सारी लाइबिलिटीज आर पेड इन फुल, सभी की सभी लाइबिलिटीज को पूरा पूरा अमाउंट पे कर दिया गया है। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफर होती है, डेटर्स यहां ट्रांसफर होते हैं और प्रोविजन यहां ट्रांसफर होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर है तो। ठीक है, चलो मेजर सारी चीजें यहां कवर हो चुकी हैं। जो मैंने पिछली डिसोल्यूशन की वीडियो डाली थी वहां मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करवाया था, वो भी सुन सकते हो। अगर आपको रिवीजन चाहिए तो वो ये आपको मैंने गो थ्रू करवा दिया है। अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक एमसीक्यू है, पहले तो ये देख लो। दादा, यूवी एंड वीरू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर बुक्स शोड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1 लाख। वर्कमैन क्लेम अमाउंटेड टू ₹60,000। हाउ इट विल अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो देखो जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का था, क्लेम आया 60,000 का, तो हमने देखा हुआ है कि 60,000 तो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, बाकी 40,000 आप पार्टनर्स में बांट दोगे। तो हम क्या करेंगे, 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी पेड ऑफ, उसका पे कर दोगे। बैलेंस 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलो फुल फ्लेज क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जिसके अंदर मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है बकायदा, तो पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये आ गया जी रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहला काम होता है एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देना। तो हम जल्दी से एसेट्स लायबिलिटीज को देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो एसेट्स को पढ़ते हैं। कैश एट बैंक, मैंने कहा कैश ट्रांसफर नहीं होता, स्टॉक होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, डेटर्स होंगे, लेकिन प्रोविजन दूसरी साइड होगा।
प्लांट होगा, ये नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं होता, P&L डेबिट बैलेंस नहीं होता। तो क्या है, हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। कौन कौन सी एसेट्स है सभी को ट्रांसफर कर दो। यहां पे हमारे पास है जी स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्लांट। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्लांट। कितने कितने के हैं? तो स्टॉक है जी मेरे पास 24,000 का, 24,000, 30,000, 20,000, 24,000, 30,000, 20,000। देन प्लांट है हमारे पास 1 लाख का, 1 लाख का है प्लांट। ठीक है, तो ये सबका टोटल ट्रांसफर कर देते हैं 1,50,000, 1,74,000। अब देखते हैं अगली चीज, लाइबिलिटीज देखते हैं। लाइबिलिटीज कैसे ट्रांसफर होंगी? क्रेडिटर्स होंगे मिसेस आदिश लोन, ये पार्टनर का लोन नहीं है, मिसेस आदिश लोन, तो ये भी ट्रांसफर होगा। श्रेयांश लोन नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर्स लोन है। जनरल रिजर्व नहीं होगा, कैपिटल्स नहीं होती हैं। तो बेसिकली दो ही चीजें, क्रेडिटर्स और मिसेस आदिश लोन होगा। तो बाय क्रेडिटर्स, आप ये भी लिख सकते हो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज और उनकी डिटेल, ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैं अब लिख रहा हूं, बाय आदिश मिसेस एज लोन। क्रेडिटर्स हैं जी हमारे पास 90,000 की और मिसेस ए का लोन है 30,000, तो 90,000 एंड 30,000 सॉर्टेड है। चलो, हमने एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। अब हम इतना काम देखो हर बच्चा कर सकता है, यहां पे आपको इतना काम हर बच्चा कर सकता है, ये आना चाहिए। आगे देखो क्या, डेटर्स रियलाइज 17,000 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। तो डेटर्स ने रियलाइज किया 17,000, तो हम लिखेंगे बाय कैश या बैंक, डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ बैलेंस कौन सा दे रखा है। बैंक बैलेंस दे रखा है तो आप फिर सारी एंट्रीज बैंक से कर सकते हो। आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डेटर्स, डेटर्स रियलाइज हुए 17,000 के। इसी तरीके से बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में प्लांट, या आप ऐसे कर सकते हो 10% मोर देन द बुक वैल्यू था। तो प्लांट है कितना मेरे पास, और प्लांट है जी 1 लाख का, 10% ज्यादा 1,10,000, ये रह गया देखो प्रोविजन। प्रोविजन ट्रांसफर कर लेना 2,000 का, तो प्रोविजन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे बाय प्रोविजन। ये इसीलिए ना साथ साथ ही कर लेना चाहिए, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे एसेट साइड में रीड किया उसी टाइम लाइबिलिटी में लिख दो, अदरवाइज रह जाता होता है। अच्छा, तो प्लांट 1 लाख का था, 10% मोर पे, तो 1,10,000 पे रियलाइज हुआ, 1,10,000। एक और चीज आप ऐसे भी कर सकते हो कि बाय बैंक अकाउंट लिखा, फिर नीचे लिखे डेटर्स इतने के, प्लांट कितने का, वो भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है। ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। अगला देखते हैं, आदिश प्रोमिस टू पे मिसेस आदिश लोन एंड टुक अवे एसेट। उसको अलग कर लेंगे, पहले देखते हैं। इसने प्रॉमिस किया कि वो इसका लोन दे देगा, तो बेसिकली मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई ना। देखो मैंने आपको कहा था कि कोई भी लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी रिड्यूस यहाँ पे होगी। अगर ये कैश दिया तो टू कैश अकाउंट, लेकिन अब वो पार्टनर दे रहा है तो आप उसकी कैपिटल में डाल दोगे, आप लिख दोगे टू एज कैपिटल अकाउंट, तो आप उसको अलाउ कर दोगे। कितना लोन था, कितना लोन था भैया 30,000 का, तो आप 30,000 यहां लिख दोगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और देखो फिर कहते हैं कि प्रोमिस एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000, ये 20,000 का स्टॉक ले गया, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइज। देखो एसेट कम होना, तो अब रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे और इस पार्टनर से अपने कैपिटल रिड्यूस करोगे क्योंकि मैं ये एसेट ले गया। तो आज दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में नाम आ जाएगा बाय एज कैपिटल। आप ऐसे भी सोच सकते हो जैसे मैंने अभी एंट्री बताई, ये एंट्री आनी ही चाहिए क्योंकि एंट्री का सवाल भी तो आता है। लेकिन ऐसे भी सोच सकते हो कि ये इधर गया तो यहाँ पे या तो बाय कैश आता या बाय कैपिटल, तो कैपिटल पार्टनर लेगा तो उसकी कैपिटल आ गई, जैसे मर्जी सोच सकते हो। आगे देखो, श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज 4500। आधी इन्वेस्टमेंट वो लेके 10% के डिस्काउंट पे, तो इन्वेस्टमेंट्स हैं कितनी मेरी 30,000 की, तो आधी ले गया वो 10% के डिस्काउंट पे, तो मतलब आधी हुई 15,000, 15,000 का 10% डिस्काउंट हुआ 1,500, तो 13,500 में ले गया। तो बाय श्रेयांश कैपिटल अकाउंट 13,500, और उसने बोला बाकी आधी इन्वेस्टमेंट 4500 की रियलाइज हुई। अब ये इंफॉर्मेशन ना दी होती अगर,
अगर ना दी होती तो हम क्या कहते कि बाकी 15 की 15 की बिक गई होती, क्योंकि ये टेंजिबल है। लेकिन उसने इंफॉर्मेशन दे दी तो हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, बाकी 4500 की बिक गई, इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 4500। सॉर्टेड है जी। आगे देखो, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया 10% के डिस्काउंट पे। तो क्रेडिटर्स थे कितने मेरे पास, क्रेडिटर्स थे कितने, 90,000 के। तो 10% डिस्काउंट पे दे दोगे तो टू बैंक अकाउंट 81,000। डिस्काउंट डिस्काउंट प्रॉफिट वो कुछ नहीं लिखना आपको, ऑटोमेटिकली जो नेट बैलेंस रहेगा वो प्रॉफिट लॉस ही तो होगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। और देखते हैं, ये हो गया एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 7,000, तो डेबिट में आ जाएंगे टू बैंक अकाउंट। ये हो गया जी क्रेडिटर्स, ये हो गया क्रेडिटर्स, ये हो गया टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000। सॉर्टेड है बस। अब आप क्या कहते हैं, इसका टोटल कर देना, और कुछ रहता तो नहीं देख लेना पहले, और कुछ रहता तो नहीं देख लेना एक बारी। तो जी हमने देख लिया, हमने ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद आपको ये देख लेना है कि कोई एसेट रियलाइज करनी तो नहीं रहेगी। स्टॉक बिक चुका था, वो लेकर चला गया था। इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई है, 15 वैसे चली गई और आधी 4500 पे। डेटर्स रियलाइज हो चुके हैं, डेटर्स रियलाइज हो चुके हैं, ये हो चुके हैं डेटर्स भी रियलाइज, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट भी हो चुका है, सारी एसेट्स हो चुकी है। लाइबिलिटीज देख लेना, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गई, ए का लोन हो गया, मिसिस ए का लोन हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कोई पेमेंट नहीं होती, सो इसको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे बस जो भी बैलेंस फिगर आएगा इधर इधर वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना, क्वेश्चन खत्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट का सवाल इस तरीके से आपको करना है। अब जल्दी से एक एंट्री का क्वेश्चन देखते हैं, जनरल एंट्री का। फिर हम एक और जनरल एंट्री का क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक और रियलाइजेशन करेंगे, चैप्टर समाप्त कर देंगे। देखो जल्दी से, पास necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of partnership firm of Tina and Rina after various assets other than cash and external liabilities have been transferred to realization account। ये सारा कुछ ट्रांसफर हो चुका है, उसके बाद की बताना है कि उसके बाद में क्या हो रहा है। ठीक है, सो कहते हैं कि एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹18,000 वाज टेकन ओवर बाय टीना एट 16,000। वो जितने का लेकर गई बस उसी से फर्क पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड एसेट थी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्म के पास इस टाइम क्या हो रहा है कि टीना एक एसेट लेकर चलेगी 16,000 की, तो टीना से आपको पैसा लेना है, तो टीना का कैपिटल डेबिट कर दोगे। टू, अब कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी को आप अपनी बुक्स में लेकर नहीं आओगे, आप एसेट या लाइबिलिटी की जगह पर रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे। जब भी आपका मन करे कि मैं किसी एसेट का नाम रख दूं, किसी लाइबिलिटी का नाम लिख दूं, या कोई भी नई चीज का नाम लिखूं, तो उसकी जगह आप रियलाइजेशन अकाउंट रखोगे। क्यों? क्योंकि फर्म हो रही है बंद, तो कुछ भी एसेट कंसीडर नहीं की जा सकती। अब तो टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहले की एंट्री। टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 16,000, जितने पे लेकर गई, जितने की थी हमारे को मतलब नहीं। 18,000 वाली 18 लाख में ले जाए तब भी यही एंट्री होगी। टीनास कैपिटल टू रियलाइजेशन 18 लाख। 18,000 वाली वो 2,000 में ले जाए तब भी 2,000 अमाउंट आ जाएगा। जितना एग्जैक्ट अमाउंट रियलाइज हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। रीना अग्रीड टू पे हर ब्रदर्स लोन ऑफ 23,000। फर्म की लाइबिलिटी थी 23,000 की, रीना ने एग्री हो गई। रीना एग्री होगी तो फर्म रीना को पैसे दे देगा। फर्म रीना को पैसे देगी तो एंट्री क्या होगी, रीना की कैपिटल क्रेडिट होगी, तो डेबिट क्या कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रदर लोन अकाउंट मत कर देना डेबिट, क्योंकि वो सारा कुछ अब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है पहले से ही। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल अकाउंट 23,000 23,000। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में कहते हैं स्टॉक ऑफ ₹30,000 वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट। 30,000 का स्टॉक एक क्रेडिटर ले गया 40,000 का फुल सेटलमेंट में। अगर सेटलमेंट फुल हो गई तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे, करना चाहो तो कर लो। एसेट रिड्यूस हुई और लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, ये 30,000 वाली 40,000 में बिक गई एक तरीके से, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन आ जाएगा, नो एंट्री। तो आप यहां पर लिखकर जरूर आओगे नो एंट्री, ये नहीं कि खाली छोड़ के आ जाओ, नो एंट्री। फोर्थ, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ₹40,000 वर पेड बाय रीना। डिसोल्यूशन का खर्चा रीना ने पे कर दिया, तो फर्म क्या करेगी, फर्म रीना को पैसा दे देगी। रीना को पैसा देगी तो रीना की कैपिटल क्रेडिट होगी और रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
रीनाज कैपिटल अकाउंट, टू रीनाज कैपिटल अकाउंट 40,000, 40,000। ठीक है जी। आगे देखो, क्रेडिटर्स वर पेड रुपीज 18,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 20,000। अकाउंट कितने का भी, हमने कितने पैसे दिए हमें वो मतलब रखते हैं। पैसे दिए तो बैंक रिड्यूस हुआ। डेबिट क्या करोगे, क्रेडिटर्स को करोगे, नहीं रियलाइजेशन को। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 18,800, 18,800। ठीक है जी। 6 देखो, आगे कहता है टीनाज लोन ऑफ 15,000 वॉज पेड थ्रू अ चेक। टीना का लोन आपने चेक से पे कर दिया। अब ये तो ठीक है, क्रेडिट तो होगा बैंक, लेकिन टीना का लोन डेबिट होगा या रियलाइजेशन, ये ध्यान रखना। मैंने आपको बोला था कि पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है, पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है वो अलग से बनता है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। तो मतलब ये अलग खाता बन रहा होगा, तो इसकी एंट्री टीनाज लोन के नाम से ही दिखेगी। तो एंट्री होगी टीनाज लोन अकाउंट डेबिट, टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, 15,000। ठीक है जी। तो ये भी हो गया जी, दो क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं। जल्दी से एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन और करते हैं और एक रियलाइजेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में आया हुआ है। 6 एंट्रीज, देखो 6 ही एंट्रीज आएंगी, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक एक नंबर की एक एंट्री, बात ही खत्म। नंदू बंधु चंदू वर पार्टनर्स इन अ फर्म। 31 मार्च 2023 को उन्होंने डिसाइड किया कि हम डिसॉल्व करेंगे फर्म को। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी है। वही सेम कहानी। सबसे पहले कहते हैं स्टॉक ऑफ 1,40,000 वॉज टेकन बाय नंदू एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। तो बेसिकली 1,40,000 वाला स्टॉक नंदू ले गया 30% के डिस्काउंट पे। तो नंदू ले गया होगा 1,40,000 वाली चीज माइनस 30% डिस्काउंट। तो 30% डिस्काउंट कितना होगा, 14 लाख। 1,40,000 का 30% हो जाएगा 14,000 इंटू 3, 42,000। तो 42,000 अब माइनस कर दो, बेसिकली 98,000 में वो ले गया। ठीक है। एंट्री क्या होगी, अगर नंदू लेकर गया है तो नंदू का कैपिटल तो डेबिट होगा भैया, तो नंदूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, क्या स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, नहीं रियलाइजेशन का, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 98,000, अमाउंट कितना आएगा 98,000। दूसरा देखो, दूसरा देखो, आगे कहते हैं क्रेडिटर्स टू होम द फर्म ओड 40,000, जिनको फर्म ने 40,000 देने थे, एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 4,000, 4,000 का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, एंड बैलेंस अमाउंट वाज पेड टू देम बाय अ चेक। बाकी का बैलेंस अमाउंट आपने उनको कैसे दे दिया, चेक से दे दिया। तो अब जो 40,000 में से 4,000 स्टॉक के अगेंस्ट सेटल हुआ, उसकी तुम कोई एंट्री नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि वो तो एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी अगेंस्ट एसेट्स है, उसकी कोई एंट्री नहीं। बाकी 36,000 तुमने उसको दे दिए तो वो आप एंट्री कर दोगे। तो आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स थोड़ी लिखेंगे, क्रेडिटर्स की जगह लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 36,000। कैश बैंक आप दोनों लिख सकते हो या कोई एक भी लिख सकते हो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। तीसरा देखो, एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स was sold for 4,000। हालांकि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू थी 10,000, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें देखने की रियलाइज कितने में हो रही है चीजें। 4,000 मेरे पास आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर का नाम नहीं, रियलाइजेशन का नाम, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 4,000, बात खत्म, 4,000, बात खत्म। चौथी एंट्री देखते हैं, कहते चंदू हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू फर्म विच वाज पेड टू हिम थ्रू अ चेक। अरे ठीक है, चंदू पार्टनर है बिल्कुल, तो पार्टनर के लोन के लिए रियलाइजेशन नहीं लगेगा, पार्टनर के लोन का नाम आ जाएगा, तो हम लिखेंगे चंदूज लोन टू बैंक। हम लिखेंगे चंदूज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लोन है 1 लाख का, तो 1 लाख दे दीजिए। चलो जी, अगला देखो,
₹24,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल किसी को बैड डेट बोल दिया था, उससे अब आपको 24,000 मिल गए। आपको फर्क पड़ता है कितने पैसे मिले, बैंक। दूसरा अकाउंट क्या लिखोगे, रियलाइजेशन, बस बैंक टू रियलाइजेशन। पांचवी की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक स्लैश कैश लिख देना चाहिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने पैसे मिल रहे हैं आपको, 24,000, आप लिख दोगे बस 24,000, बात खत्म। छठी एंट्री देखते हैं जल्दी से, फिर 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो देखो क्या है, ये कहता है बंधु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 26,000। हमने उसको कहा कि तू डिसोल्यूशन का काम कर, हम तेरे को 26,000 रुपए रेम्यूनरेशन देंगे। उसने एग्री कर लिया, ही अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस फिर जो भी है हमें नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो 200 रुपए है चाहे वो 2 लाख है, हमें नहीं फर्क पड़ता। तो हम क्या करेंगे, बंधु को 26,000 दे देंगे, जिसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब हम उसको 26,000 देंगे तो क्या हम कैश थोड़ी देंगे, हम तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, टू बंधुस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो 26,000 तुम दे रहे हो, बात खत्म। 26,000 तुम दे रहे हो, बात खत्म। ये हो गया जी 6 मार्कर क्वेश्चन। देखो तो सही कितनी स्पीड में हो गया। बस आपको बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से कर लो, 2 बार कर लो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलने वाला है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर हमारे को फिर से एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देखिएगा जल्दी से, पहले आप बनाओ, जल्दी से आप बनाओ, पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से बनाओ, फिर उसके बाद चेक करना कि हाँ जी आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। देखो मैं बना देता हूं फॉर्मेट। तो ये हो गया जी रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। रियलाइजेशन अकाउंट, पहला काम एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाए, करें। एसेट साइड में से देखते हैं, एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, मोटर कार होगी, स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, कैश एट बैंक नहीं होगा, बस। तो हम लिखते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी, टू क्या क्या चीजें नाम याद कर लेते हैं, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मोटर कार, टू स्टॉक, टू डेटर्स थे, ये तो याद है मेरे को, डेटर्स थे ना, हाँ डेटर्स थे। अमाउंट देखो 80, 45, 125, 80, 45, 125। स्टॉक है जी आपके पास 30 और 70, 30 और 70। ठीक है, हमने ये अमाउंट लिखे, कोशिश किया करो डेसिमल इनके नीचे आए सही, तो 1000 वाले 10,000 वाले नीचे नीचे आए। चलो जी, आगे लाइबिलिटीज में कैपिटल्स नहीं ट्रांसफर होती, क्रेडिटर्स हो जाएंगे 1,20,000 के, कर दो बाय क्रेडिटर्स 1,20,000। ठीक है, ये भी आपने ट्रांसफर कर दिया। अब जल्दी से इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। पहली कहता प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय अभय एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 75,000। अभय ले गया प्लांट एंड मशीनरी को 75,000 में, कितने की भी हो हमें नहीं फर्क पड़ता, 80 की थी हमें नहीं फर्क पड़ता। हम लिखेंगे इसको बाय अभय's कैपिटल अकाउंट, बाय अभय's कैपिटल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी वो ले गया, यहाँ पे आप ये मेंशन भी करोगे, 75,000 में ले गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 चीजें, 6 पॉइंटर्स हैं, 6 नंबर है। अब देखो फर्नीचर रियलाइज 40,000, फर्नीचर ने रियलाइज किए 40,000, मतलब कैश में रियलाइज किया। अब कैश या बैंक लिखोगे, यहां से देख लो कैश एट बैंक है तो बैंक में लिख दो सारी चीजें, यहां लिख दो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर ने जो रियलाइज किया, कितना किया था फर्नीचर ने रियलाइज, 40,000 किया, मेरे हिसाब से 40,000 किया, तो आप लिख दोगे जी 40,000। चलो आगे देखते हैं। मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय विक्रम फॉर 1,30,000। विक्रम पार्टनर है क्या, हाँ जी विक्रम पार्टनर है, तो 1,30,000 का विक्रम ले गया, तो हम लिखेंगे बाय विक्रम्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मोटर कार 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 की कार ले गया। डेटर्स रियलाइज 10% लेस, तो हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डेटर्स
10% लेस थे कितने 70,000, 10% कम कर दोगे तो 7,000 कम हो गया, रह गया 63,000। तो इनमें 63,000 रियलाइज हो गए। और देखो 10% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रिस फॉर 45 एंड द रिमेनिंग वॉज सोल्ड फॉर 30,000। 10% ऑफ स्टॉक ले गया वो 4500 में और रिमेनिंग ले गया वो 30,000 में। इस एंट्री को पढ़ने के बाद आपको स्टॉक का अमाउंट भी नहीं देखने की जरूरत, कहीं सोचो 10% निकाल ले, अरे आपको क्या फर्क पड़ता है, उसने सारे के बारे में बता दिया कि 10% इतने में बिका, बाकी इतने में, बात ही खत्म, आप मत देखो अमाउंट कितना दे रखा है। तो 10% वो ले गया 4500 में, तो अपने को तो मतलब है ना कि यहाँ पे लिखना बाय क्रिस कैपिटल अकाउंट, जो क्रिस है कैपिटल अकाउंट 4500, वो कितने का वो जितने में ले गया हमें उससे फर्क पड़ता है लेके कितने का गया है, हो के कितने का, चाहे 10 लाख का हो चाहे 50 लाख का हो, ठीक है। बाकी रियलाइज कितने में हुआ उसका भी अमाउंट दे रखे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। कितना दे रखा है, द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 30,000, बाकी स्टॉक बिक गया आपका 30,000 में, तो बाकी स्टॉक बिक गया आपका 30,000, ठीक है जी, परफेक्ट। और देखते हैं लास्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000, तो इसकी डेबिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 5,000। अब हो गया क्वेश्चन पूरा? नहीं, आपको प्लीज ध्यान रखना है कि क्या सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज रियलाइज हुई है कि नहीं, हम चेक कर ले। प्लांट एंड मशीनरी हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी हो गई है बिल्कुल, फर्नीचर हो गया, हो गया, मोटर कार हो गई है, हो गई है, स्टॉक हो गया पूरे का पूरा, हो गया, डेटर्स हो गया, हो गया, कोई चक्कर नहीं, सब कुछ हो चुका है। लाइबिलिटीज देखो, क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई? कहीं नहीं दिखा, नहीं दिखा तो आप अपने आप से कर दोगे, टू बैंक अकाउंट पूरी की पूरी पेमेंट कर दोगे, टू बैंक अकाउंट 1,20,000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा पार्टनर्स कैपिटल में आप बांट देना, बात खत्म। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये देखो 6 नंबर लेने कितने आसान है रियलाइजेशन अकाउंट के या इस डिसोल्यूशन के चैप्टर के, तो प्लीज अच्छे से करना। ये वीडियो करने के बाद जो अपना 100% देंगे वाली सीरीज में मैंने इसकी वीडियो करवाई वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि दोनों करने से बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये चैप्टर। फिर से हम एक बार जब फिर दोबारा रिवीजन करेंगे जब फाइनल पेपर में, तो इसकी और भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स के साथ, तो प्लीज यहां तक सारा काम अपना खत्म कर लो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।